बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट स्केजुलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट स्केजुलिंग क्या होती है जी कि प्रोजेक्ट स्केजुलिंग इज़ एन आउटपुट ऑफ अ स्केजुअल मॉडल दैट प्रेजेंट्स लिंक्ड एक्टिविटीज़ विद प्लान डेट्स, ड्यूरेशंस, माइलस्टोन्स एंड रिसोर्सेज। इस डेफिनेशन की आपको अभी शायद समझ ना आए क्योंकि इसमें कि क्या हैं लिंक्ड एक्टिविटीज़, क्या होती हैं प्लान डेट्स, ड्यूरेशन, माइलस्टोन्स, रिसोर्सेज। ये जब हम आगे बढ़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। एक उसूली बात ये समझें, बुनियादी बात ये समझें कि प्रोजेक्ट के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो टाइम पे ख़त्म हो। तो ये इंश्योर करना कि टाइम पे ख़त्म हो, ये नहायत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर प्रोजेक्ट अपने वक्त पे ख़त्म नहीं होता तो उसकी कास्ट में इजाफ़ा हो जाता है, और अगर प्रोजेक्ट इस टाइम पे हमारे कस्टमर को चाहिए उसे ना मिले तो फिर वो उसके लिए ज़ाहिर फ़ायदेमंद नहीं है। तो प्रोजेक्ट स्केजुलिंग के नतीजे में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो आप जो मसालों से वाज़े करेंगे कि इससे किस तरह हमें पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटी कब शुरू होनी चाहिए, किस में कोई डिले नहीं आना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट हमारा वक्त पर ख़त्म हो सके। तो पहले एक सादा मिसाल लेते हैं कि स्टूडेंट्स आर गिवन एन असाइनमेंट वेयर बाई दे आर रिक्वायर्ड टू टर्न इन अ पेपर एंड गिव एन असाइनमेंट एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दी गई है कि उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने एक पेपर लिखना है, वो भी सेमेस्टर के एंड में देना है, और उसके बाद एक गिव अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन भी देनी है। सर ये असाइनमेंट नहीं, ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए था। तो प्रेजेंटेशन भी देनी है। तो सबसे पहला मरहला क्या है कि इसके स्टेप्स आइडेंटिफाई किए जाएं। तो ये काम करना है कि अगर स्टूडेंट हैं सेमेस्टर के एंड में एक पेपर सबमिट करवाना है और एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो फिर उन्हें क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि टॉपिक आइडेंटिफाई करें, उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करें, अपने पेपर का ड्राफ्ट लिखें पहला, फिर उसको एडिट और रीराइट करें, प्रेजेंटेशन बनाएं, फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट करें, प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करें, और फिर एंड में पेपर जमा करवा दें और प्रेजेंटेशन दे दें। ये ज़ाहिर है लॉजिकली यही स्टेप्स होंगे। इन स्टेप्स को हम एक नेटवर्क डायाग्राम में शो कर सकते हैं। नेटवर्क डायाग्राम क्या होती है? एक स्कीमेटिक डिस्प्ले ऑफ प्रोजेक्ट सीक्वेंशियल एक्टिविटीज एंड द लॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। अभी देखें, मसलन ये हमारी एक सीक्वेंशियल, ये एक नेटवर्क डायाग्राम है जिसमें इन तमाम चीज़ों को, जो भी एक्टिविटीज़ थी, यूँ लिख दिया गया है और उन्हें एक सीरियल की शक्ल में जाहिर किया गया है कि पहले ये एक्टिविटी होगी, फिर ये एक्टिविटी होगी, फिर ये एक्टिविटी, फिर ये एक्टिविटी, फिर ये एक्टिविटी, फिर ये एक्टिविटी, फिर ये। तो ये क्या हो रहा है? ये जो डायाग्राम है ये इनके दरमियान एक सीक्वेंस को जाहिर करती है कि कौन सी एक्टिविटी कब होगी और उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी। जो एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी है, उससे पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है। तो उनके दरमियान लॉजिकल रिलेशनशिप को, यानी एक्टिविटीज़ के दरमियान लॉजिकल रिलेशनशिप को भी शो करती है और उनके सीक्वेंस को भी शो करती है। तो ये तो था बिल्कुल एक सीरियल की शक्ल में हमने लिख दिया। हम इसको एक और तरह से भी शो करवा सकते हैं। वो ये है कि आइडेंटिफाई टॉपिक होगा पहले, इससे पहले तो और कोई काम नहीं हो सकता। उसके बाद फिर रिसर्च होगी, फिर उसके बाद पेपर का ड्राफ्ट होगा, और जब पेपर का ड्राफ्ट होगा तो वहाँ पे एक पेपर को एडिट किया जाएगा और उसका फाइनल ड्राफ्ट किया जाएगा। तो अब हमें ये इंतज़ार करने की तो ज़रूरत नहीं है कि पहले पेपर फाइनल हो जाए तो फिर हम प्रेजेंटेशन दें। तो हम चूँकि पेपर का एक ड्राफ्ट लिख चुके हैं तो उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन जो है वो बनाना शुरू कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन को शुरू करके साथ साथ उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये एक नॉन सीरियल सिक्वेंशियल लॉजिक है। इसमें सारी चीज़ें सीरियल में नहीं आ रही हैं, बल्कि एक ख़ास स्टेज पर आके
दो रास्ते बन जाते हैं और फिर एंड में जाके फिनिश एक साथ होती हैं चीज़ें। इसके बारे में हम मज़ीद डिस्कस करते हैं आगे चल के। ये जो कुछ हमने बनाया है, ये जो हमने नेटवर्क डायग्राम बनाई है, ये जो डायग्राम हमने बनाई है, ये असल में एक्टिविटी नोड मेथड के साथ बनाई है। एक्टिविटी नोड मेथड जो है उसमें नोड रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी एंड द पाथ एरोज डेमोन्स्ट्रेट द लॉजिकल सीक्वेंसिंग फ्रॉम नोड टू नोड थ्रू द नेटवर्क। इस समय क्या करते हैं, ये जो एक्टिविटी नोड वाला मेथड है, इसमें जो भी एक्टिविटीज़ हैं हम उनको इस तरह एक नोड पर लिखते हैं। ठीक है, मसलन ये डब्बे के अंदर हमने लिखा है एक एक्टिविटी आइडेंटिफाई टॉपिक, ये एक एक्टिविटी है, रिसर्च दूसरी एक्टिविटी है, प्रिपेयर ड्राफ्ट तीसरी एक्टिविटी, उनको हम नोड्स पर लिखते हैं। जबकि जो दरमियान में एरोज लगे होते हैं वो लॉजिक को जाहिर करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किसके साथ कनेक्टेड है और किस ऑर्डर में है। ठीक है, अच्छा, फिर अक्सर हमने यहाँ पे तो क्या किया हुआ है, सिर्फ इनके नाम लिखे हुए हैं ऊपर, लेकिन हम अक्सर जो है इसके लेबल भी करते हैं, यानी इस पर मुख्तलिफ चीज़ें भी लिखते हैं। मसलन रिसर्च द टॉपिक अगर एक एक्टिविटी है, एक नोड है, तो उसमें हम उसकी स्टार्ट डेट भी लिखेंगे, आईडी भी लिख सकते हैं, फिनिश भी लिख सकते हैं, ड्यूरेशन भी लिख सकते हैं कि ये काम कितने दिनों में होगा, और ये भी लिख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो अक्सर हम नोड्स को लेबल भी कर देते हैं। ये भी आगे चल के मसालों से इसी वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ होता है। मसलन ये भी लिख सकते हैं और इसके अलावा दीगर चीज़ें भी लिख सकते हैं। अब जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो या तो सीरियल होती हैं या कंकरेंट होती हैं। अब मसलन ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, आइडेंटिफाई टॉपिक, रिसर्च, पेपर ड्राफ्ट, ये एक सीरियल की शक्ल में हैं। यानी ये एक्टिविटीज़ बैक वक्त नहीं हो सकती, एक पहले होगी तो फिर दूसरी होगी, फिर दूसरी होगी तो फिर तीसरी होगी। जबकि ये वाली जो एक्टिविटीज़ है ना, ये दो, ये कंकरेंटली भी हो सकती हैं, कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो एक ही वक्त में जारी रह सकती हूँ, शुरू हो सकती हूँ, जारी रह सकती हूँ, उनको हम कंकरेंट एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, और जबकि जो एक के बाद दूसरी ही हो सकती हो, बैक वक्त नहीं। मसलन जब रिसर्च हो रही है तो पेपर तो उसी वक्त नहीं लिखा जा सकता, पहले रिसर्च होगी तो तब होगा, तो वो सीरियल एक्टिविटीज़ होंगी, और जो बैक वक्त हो सकती हैं वो कंकरेंट एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। अच्छा, फिर एक्टिविटीज़ में एक और चीज़ टर्म जो है वो से समझना ज़रूरी है, वो प्रीडिसेसर और सक्सेसर एक्टिविटी होती है। प्रीडिसेसर वो होती है जो किसी एक्टिविटी से पहले होती है। मिसाल के तौर पर ये जो रिसर्च एक एक्टिविटी है, इसका प्रीडिसेसर ये है, यानी जो इससे पहले हुआ है। ठीक है, कि रिसर्च तब होगी जब टॉपिक आइडेंटिफाई हो चुका होगा, तो ये इसका जो है प्रीडिसेसर एक्टिविटी है। ठीक है, ये एक्टिविटी आइडेंटिफाई टॉपिक, ये इस रिसर्च की प्रीडिसेसर एक्टिविटी है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से ये जो एक्टिविटी है प्रिपेयर ड्राफ्ट, इसका प्रीडिसेसर ये है, इसका प्रीडिसेसर ये रिसर्च एक्टिविटी है। ठीक है, और सक्सेसर एक्टिविटी किसको कहते हैं, जो एक्टिविटी के बाद होनी होती है। मसलन जब रिसर्च हो चुकेगी तो फिर क्या होगा, फिर पेपर का ड्राफ्ट लिखा जाएगा। तो रिसर्च, ये जो एक्टिविटी बी है, इसकी सक्सेसर एक्टिविटी पेपर ड्राफ्ट है। ठीक है, तो प्रीडिसेसर क्या होती है, कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमारी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से पहले होती है, वो प्रीडिसेसर है उसकी, और वो दूसरी को सक्सेसर क्या है, जो उसके बाद होती है। ठीक है, तो ये भी एक टर्म को समझना और याद रखना ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह कुछ मर्ज एक्टिविटीज़ होती हैं। मर्ज एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि दो तीन एक से ज़ायद एक्टिविटीज़ जो हैं वो जब हो चुकती हैं तो वो फिर किसी एक एक्टिविटी में मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, मसलन यहाँ भी आप देखें कि जब फाइनल ड्राफ्ट भी हो जाएगा और
प्रेजेंटेशन भी फिनिश हो जाएगी तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगी फिनिश में। फिनिश क्या है, जो हमारा कि आपने ड्राफ्ट भी देना है और प्रेजेंटेशन भी देनी है। तो इसी तरह से इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हों जो कि 2-3 एक्टिविटीज़ हों, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, और वो जब सारी हो चुके हैं तो फिर अगली एक्टिविटी में वो सारी की सारी मर्ज हो जाएं, तो उनको क्या कहा जाता है, मर्ज एक्टिविटीज़ कहा जाता है। इसी तरह कुछ बस्ट एक्टिविटीज़ भी होती हैं। बस्ट एक्टिविटी होती है कि एक एक्टिविटी होती है और उसके बाद कई एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हमारी इस मिसाल में भी क्या था, ये जब पेपर का ड्राफ्ट हो जाएगा तो अब फिर ये बस्ट हो गया, आगे एक तरफ पेपर वाला काम शुरू हो गया और दूसरी तरफ प्रेजेंटेशन वाला शुरू हो गया। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है उसको हम बस्ट एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट स्केजुलिंग की जो है वो कुछ बेसिक्स हमने कवर की हैं। उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि हमने नेट सबसे पहले एक स्टेप्स आइडेंटिफाई करने होते हैं किसी प्रोजेक्ट के, फिर उसको स्टेप्स की हम एक नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। वो नेटवर्क डायग्राम जो है वो सीक्वेंशियल भी हो सकती है और नॉन सीरियल सीक्वेंशियल भी हो सीरियल भी हो सकती है और नॉन सीरियल भी हो सकती है। ये जो हमने तरीके के मुताबिक ज़ाहिर किए हैं, ये नेटवर्क डायग्राम बनाई है, इसको एक्टिविटी या नोड कहा जाता है, क्योंकि एक्टिविटी को हम नोड पर ज़ाहिर करते हैं और नोड्स को हम आमतौर पर लेबल भी करते हैं। उसके बाद फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है कि सीरियल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं और कंकरेंट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। ये एक्टिविटीज़ के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। अच्छा, प्रीडिसेसर और सक्सेसर एक्टिविटी की हमने बात की है कि प्रीडिसेसर एक्टिविटी वो होती है जो किसी एक्टिविटी से पहले होती है और सक्सेसर वो होती है जो उसके बाद होती है। और उसके बाद क्या है जी, मर्ज एक्टिविटीज़ की हमने बात की है। वो क्या होती हैं कि मर्ज एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो 2-3 एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं तो फिर वो एक नई एक्टिविटी में मर्ज हो जाती हैं। इसी तरह बर्स्ट एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें एक एक्टिविटी होती है और उसके बाद फिर कई एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। अब इससे आगे वाली बातों के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कोई प्रोजेक्ट डेल्टा है, ठीक है, उसमें हमने 2 काम ये जो अभी डिस्कस किए वो कर लिए कि पहले एक्टिविटीज़ हमने उसकी आइडेंटिफाई कर ली और फिर उसके बाद प्रीडिसेसर हर एक्टिविटी के हमने आइडेंटिफाई कर लिए। कि मसलन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जो है उससे पहले कोई प्रीडिसेसर नहीं है, यानी इससे पहले किसी एक्टिविटी का होना ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चनेयर डिज़ाइन के लिए पहले एक्टिविटी ए का हो जाना लाजमी है। टारगेट मार्केट आईडी के लिए फिर क्या होगा, ए, इसके लिए भी ए का होना ज़रूरी है। अच्छा, जो सर्वे सैंपल है उसके लिए अगर इस एक्टिविटी के शुरू होने के लिए पहले बी और सी जो हैं वो दोनों का हो जाना ज़रूरी है। सी क्या है, ये टारगेट मार्केट वाला, और बी क्या है, क्वेश्चनेयर डिज़ाइन। तो इस तरह से हमने उसकी प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़, तमाम एक्टिविटीज़ की यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। अब इसका हम एक एक्टिविटी नेटवर्क बनाते हैं। तो वो नेटवर्क इस तरह का बनता है कि एक एक्टिविटी ए होती है, उससे फिर ये एक बस्ट एक्टिविटी है, इससे 2 एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं, एक बी डिज़ाइन होता है एक तरफ और दूसरी तरफ मार्केट आईडी शुरू हो जाती है। उसके बाद ये एक सर्वे वाली एक्टिविटी है डी, इसके लिए ये एक मर्ज एक्टिविटी है जिसमें यहाँ से ये एक्टिविटी पहले डिज़ाइन और मार्केट आईडी दोनों हो चुके होंगे तो फिर ये काम होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये एक्टिविटी होगी, फिर ये होगी और इधर से ये होगी और फिर ये सारी की सारी अगेन एक मर्ज एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। ये हमने नेटवर्क डायग्राम बना ली है। अब हमने इससे अगला काम करना है, वो क्या है कि ये हर एक्टिविटी का कि कॉन्ट्रैक्ट पे, क्वेश्चनेयर डिज़ाइन पे, मार्केट आईडी पे, सर्वे पे टाइम कितना लगेगा, अब हमने ये डिटरमिन करना है। और ये डिटरमिन करने के लिए कि हर एक्टिविटी पर टाइम कितना लगेगा, हम 2-3 तरीके यूज़ कर सकते हैं।
एक तो ये एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हमने ये काम अगर पहले इस तरह का प्रोजेक्ट किया हुआ है तो बता सकते हैं कि इस एक्टिविटी पे इतना टाइम लगेगा, इस एक्टिविटी पे इतना टाइम लगेगा। दूसरा एक्सपर्ट ओपिनियन, हमने खुद नहीं किया हुआ लेकिन कुछ लोग हैं जो मिलते जुलते काम किए हुए हैं तो वो भी बता सकते हैं कि हर एक्टिविटी पे कितना टाइम लगेगा। और जो तीसरा तरीका है वो मैथमेटिकल डेरिवेशन का है, इसको हम थोड़ा सा तफसील से देखते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम 3 तरह के टाइम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर ही हमें ये नहीं पता होता कि कोई एक्टिविटी एग्जैक्टली कितने टाइम में ख़त्म होगी। तो हम क्या करते हैं, हम 3 तरह के टाइम्स आइडेंटिफाई करते हैं, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट पेसिमिस्टिक, ठीक है, ये वाला, और मोस्ट लाइकली। 3 तरह के टाइम आइडेंटिफाई। मिसाल के तौर पर ये देखें जी, क्वेश्चनर डिज़ाइन में हमने कहा कि कम से कम भी, यानी अगर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिकली सोचें तो 2 वीक्स लग जाएंगे, ठीक है, या 2 दिन हैं या 2 घंटे हैं, जितना भी है। पेसिमिस्टिक हमारा एस्टिमेट क्या है कि इसमें 8 दिन भी लग सकते हैं। और मोस्ट लाइकली ये है कि 5 दिन में, ये 5 वीक्स में ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो 3 किस्म के टाइम आइडेंटिफाई करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली। जब ये हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं, एस्टिमेटेड टाइम जो है वो निकालते हैं। एस्टिमेटेड टाइम किस फार्मूले के मुताबिक निकालते हैं हम, a + 4m + b डिवाइडेड बाई 6। ये a क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है, m क्या है, मोस्ट लाइकली टाइम, और b क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम। यानी हम ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम को हम जमा करते हैं और मोस्ट लाइकली टाइम्स को हम 4 टाइम्स करते हैं और फिर इन सब को हम 6 के साथ डिवाइड कर देते हैं। अब सोचें कि मोस्ट लाइकली को हम 4 के साथ क्यों करते हैं, तो ये हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक करते हैं, उसकी तफसील में हम नहीं जा रहे, आप सिर्फ ये फार्मूला याद रखें। अच्छा, जब ये हो जाता है तो फिर हमने ये जो यहाँ पे क्या लिख दिया, अब हमने जो एक्टिविटीज़ लिखी हुई थी उनके आगे मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम्स हमने लिख दिए, सॉरी मोस्ट जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है जो कि हमने पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम से निकाला है, ठीक है, ये लिख देते हैं। ये पहले जो वैल्यूज़ आई थी हमने वही लिख दी, लेकिन इनको हम बाद में राउंड भी कर देते हैं। अगर 5.8 है तो इसे 6 कर देंगे, 4.2 है तो हो सकता है 4 कर दें, ठीक है, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब हम ये जो एक्टिविटीज़ ये जो आए हैं, हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम आया है जो कि हमने मोस्ट लाइकली, मोस्ट पेसिमिस्टिक और मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक की बुनियाद पर कैलकुलेट किया है, इसको हम अब प्लाट करते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं। वही जो हमारी नेटवर्क डायग्राम थी उसमें हर एक्टिविटी के साथ कि इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में 5 दिन लगेंगे, इसको भी 5 दिन लगेंगे, इसको 13 दिन लगेंगे। ये देखें वही 12.7 जो था उसे हमने 13 कर दिया, इसमें 6 लगेंगे, इसमें 9 लगेंगे, इसमें 4 और इसमें 2 लगेंगे, ठीक है। तो ये हमने नेटवर्क डायग्राम पर जो टाइम्स थे एक्सपेक्टेड टाइम वो हमने लिख दिए। अब हमने अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश टाइम मालूम करना होता है। अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होता है, अर्ली स्टार्ट टाइम वो होता है द अर्लीस्ट एन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड, और अर्ली फिनिश टाइम ये होता है कि अर्लीस्ट एन एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड, ओके। और ये कैलकुलेट, अर्ली फिनिश कैलकुलेट कैसे होता है, अर्ली स्टार्ट टाइम यानी कि कोई एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जमा उस एक्टिविटी का जो एक्सपेक्टेड टाइम है कि खुद इस एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा, तो वो जब जमा करते हैं तो वो हमारे पास उसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाता है। तो ये हम देखते हैं कि कैसे होता है। ये अब हम क्या करते हैं, अब ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, ओके। ये देखें जी हमने लिखा है, ये
वैल्यूज़ पहले से लिखी हुई थी एक्सपेक्टेड टाइम वाली, ठीक है, सॉरी ये जो इसका एस्टिमेटेड टाइम है, यहाँ पे अब हमने लिखी है अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट टाइम। अब ये देखें, ये चूँकि पहली एक्टिविटी है तो इसको तो स्टार्ट होने के लिए कोई टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, टाइम 0 पे शुरू हो सकती है। अर्ली फिनिश केस जल्द अज जल्द ख़त्म कब हो सकती है, तो देखें इसमें खुद 5 वीक्स लगने हैं, इस एक्टिविटी में खुद 5 वीक्स लगने। अगर ये 0 टाइम पे भी शुरू होगी तो इसको ख़त्म होने के लिए कम अज़ कम आज से 5 वीक चाहिए, क्योंकि ये 5 वीक तो वो हैं जो इस पे खुद लगने हैं, ठीक है। अब ये दूसरी एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। दूसरी एक्टिविटी क्या होती है, अब इसका अर्ली स्टार्ट टाइम क्या है, 5 वीक्स, क्योंकि अगर हम टाइम 0 पे भी शुरू कर दें तो पहले ये एक्टिविटी होगी तो फिर ये शुरू होगी, पहले ये एक्टिविटी होगी तो फिर ये शुरू हो सकेगी, जाहिर है इसके बगैर तो शुरू हो नहीं सकती। तो लिहाजा ये तो इसका जो अर्ली फिनिश टाइम होगा, अर्ली फिनिश टाइम होगा, वो इसका अर्ली स्टार्ट टाइम होगा। जो इसका अर्ली फिनिश है वो इसका अर्ली स्टार्ट टाइम होगा, क्योंकि ये एक्टिविटी आज से कम अज़ कम 5 वीक बाद ख़त्म हो सकती है, और लिहाजा ये एक्टिविटी कम से कम भी 5 वीक्स के बाद शुरू हो सकती है, ठीक है। इसी तरह ये 5 वीक में ख़त्म होगी तो इसका मतलब है कि ये एक्टिविटी भी इस पर डिपेंडेंट है, तो ये भी आज से 5 वीक के बाद ही शुरू हो सकती है कम से कम। फिर इसका क्या है जी, इसका अर्ली फिनिश टाइम क्या है, 10 क्यों है कि ये अर्लीस्ट आज से 5 वीक बाद स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसमें खुद 5 दिन लग जाएंगे, 5 वीक्स लग जाएंगे, तो इसका मतलब है कि इस एक्टिविटी कम से कम भी आज से 10 वीक्स के बाद ख़त्म होगी। अच्छा, अब इसका देखें कि ये कम से कम 5 वीक्स के बाद शुरू हो सकती है, इस पे खुद 6 वीक लगेंगे, 5 वीक बाद शुरू होगी, इस पर 6 वीक लगेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम से कम भी 11 वीक्स के बाद ख़त्म हो सकेगी। तो यानी इसका अर्ली फिनिश, यानी वो अर्लीस्ट टाइम जिस पर ये फिनिश हो सकती है वो इसका 11 वीक्स है। अच्छा, आज से मैं 11 वीक इसलिए कह रहा हूँ कि हम सपोज करें कि हम आज से शुरू कर सकते हैं, मतलब ये है कि जिस दिन से शुरू होगी उससे कम अज़ कम 11 दिन, जिस दिन से ये प्रोजेक्ट शुरू होगा उससे कम अज़ कम 11 वीक्स के बाद ये ख़त्म होगी। अच्छा, अब ये देखें ना, इसका जो फिनिश टाइम था वो इसका जो इसके बाद एक्टिविटी आ रही है वो हमने 5 लिख दिया, वो इसका स्टार्ट टाइम हो गया। इसी तरह इसके बाद ये एक्टिविटी भी इसके बाद आ रही थी, तो इसका जो फिनिश टाइम था वो इसका हमने अगली एक्टिविटी का, सक्सेसर एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक मर्ज एक्टिविटी आ गई, इससे पहले 2 एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो एक इसका फिनिश टाइम जो है वो 10 वीक्स है और इसका 11 वीक्स है। तो अब हम यहाँ पे इसका 10 लिखेंगे या 11 लिखेंगे, हम 11 लिखेंगे। उसकी वजह ये है कि देखें ये वो एक्टिविटी है जो तब शुरू होगी जब ये भी हो चुकी होगी और ये भी हो चुकी होगी, ठीक है। ये तो 10 वीक बाद हो सकती है लेकिन ये अभी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये तो तभी शुरू हो चुकी सकेगी जब ये दोनों मुकम्मल हो जाएंगी। तो जब मर्ज एक्टिविटी, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर 10 वीक में ख़त्म भी हो जाए तो ये अगली नहीं शुरू हो सकेगी जब तक ये भी ना ख़त्म हो जाए। तो ये तो 11 वीक्स के बाद ख़त्म होगी, तो लिहाजा हम 11 लिखेंगे। तो जब इस तरह की मर्ज एक्टिविटी आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम इसको, जो इसकी जो प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो ज़्यादा वाला टाइम है फिनिश टाइम, उसको हम इसका करते हैं, उसको इसका स्टार्ट टाइम बनाते हैं। अब खुद इस एक्टिविटीज़ पर 13 लगेंगे तो इसके 24 होंगे, ठीक है। अब इसके 24 इसकी अर्ली फिनिश टाइम है, ये इसका अर्ली स्टार्ट टाइम है। इस पे 4 लगेंगे तो 24 में 4 जमा करें तो 28 हो जाएगा। इसी तरह से बाकी जगह से भी हो रहा है सारे का सारा काम।
अभी यहाँ पे देखें, मसलन ये वाला जो था प्रेजेंटेशन, आखिरी एक्टिविटी जो है, इसमें क्या हो रहा था, इसमें 3 एक्टिविटीज हैं इसकी प्रीडिसेसर। एक 20 वीक्स बाद ख़त्म हो सकती है, एक 16 बाद हो सकती है, तो एक 28 बाद ख़त्म हो सकती है। तो ये कब शुरू हो सकती है, यानी इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कब हो सकता है, ज़ाहिर है 28, क्योंकि ये 2 एक्टिविटीज़ हो भी जाएं तो जब तक ये एक्टिविटी मुकम्मल नहीं होगी तो ये एक्टिविटी शुरू नहीं हो सकेगी। लिहाजा जब ये फिर 3 आ गई एक्टिविटी प्रीडिसेसर, तो जिसकी जो अर्लीस्ट फिनिश सबसे ज़्यादा है वो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट बनेगा। ये जो हमने अभी काम किया है कि तमाम एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश टाइम कैलकुलेट किया है, यहाँ से शुरू करके पहली एक्टिविटी से शुरू किया है और हम जमा करते गए हैं और उससे यहाँ तक पहुँचे हैं और ये हमने इसमें लिख दिए हैं सारे टाइम। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड पास। इसको क्या कहा जाता है जी, ये फॉरवर्ड पास है कि यानी हम पहले से शुरू करते हैं और उसको फॉरवर्ड जमा करते जाते हैं, इसमें एडिशन करते जाते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जाती। इसके बाद एक और चीज़ है लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश। अभी तो हमने अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश लिखा है ना, तो अब हम इसके उलट करते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट क्या है, जब कोई एक्टिविटी वो लेटेस्ट टाइम जब कोई एक्टिविटी शुरू हो सकती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यानी कोई एक्टिविटी द लेटेस्ट इन एक्टिविटी कैन स्टार्ट विदाउट काजिंग डिले इन ओवरऑल प्रोजेक्ट, वो उसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होता है। यानी बाज़ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा डिले के साथ शुरू हो सकती हैं लेकिन और इससे ओवरऑल प्रोजेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो टाइम जिस पर कोई एक्टिविटी लेटेस्ट शुरू हो सकती है विदाउट इसके कि ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्रोमाइज़ हो जाए, उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाए, तो उसे लेटेस्ट स्टार्ट कहते हैं और लेटेस्ट फिनिश भी इसी तरह से होता है। तो जो लेटेस्ट स्टार्ट का फार्मूला है वो ये है कि आप लेटेस्ट फिनिश से एस्टिमेटेड टाइम जो है वो निकाल देते हैं तो लेटेस्ट स्टार्ट बन जाता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए वो जो फॉरवर्ड पास में हमने किया था तो अब हम बैकवर्ड पास करने लगे। फॉरवर्ड पास हमने किया था अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश के लिए, और अब ये लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश के लिए हम बैकवर्ड पास करेंगे और इसमें उससे बिल्कुल उलट काम करेंगे। वो उलट काम क्या होगा, वो उलट काम ये था कि वो एक्टिविटीज़ तो हमने इसके लिखी थी ऊपर, ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पे नीचे लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। ये जो 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 लेटेस्ट स्टार्ट है वो हम और लेटेस्ट फिनिश ये हम नीचे लिखेंगे। तो देखें हमने प्रोजेक्ट को तो 30 वीक में ही ख़त्म करना है, तो इस एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम, क्योंकि इस एक्टिविटी पे प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा आखिरी एक्टिविटी पर, तो इसका जो लेटेस्ट जो इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम है उसी को हम इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम भी समझते हैं। अच्छा, अगर इस एक्टिविटी ने 30 वीक में ख़त्म होना है, ठीक है, और इस एक्टिविटी पर खुद 2 वीक्स लगने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा 28 वीक्स के बाद शुरू हो जाना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम होता है उसी को हम लेटेस्ट फिनिश टाइम समझते हैं और इसमें से इस एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन है अपनी एस्टिमेटेड टाइम उसको माइनस कर देते हैं, तो वो 28 बन जाता है, ठीक है। अब ये 28, अगर इसका मतलब ये है कि ये 28 ये लेटेस्ट 28 वीक्स के बाद शुरू हो सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पीछे वाली जो एक्टिविटीज़ हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 28 वीक बाद ख़त्म हो जानी चाहिए, तभी ये 28 को शुरू हो सकेगा और तभी प्रोजेक्ट हमारा 30 वीक्स में ख़त्म हो सकेगा। तो इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट होता है
वो इसकी जो प्रीडिसेसर एक्टिविटीज होती हैं उन सब का लेटेस्ट फिनिश टाइम बन जाता है। तो ये देखें, यही 28 हमने यहाँ पे लिख दिया है, यही यहाँ पे लिख दिया है और यही यहाँ पे लिख दिया है। अब देखें, ये एक्टिविटी लेटेस्ट 28 वीक बाद ख़त्म हो जानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। खुद इस एक्टिविटी पर कितने दिन लगने हैं? 6। इस एक्टिविटी पर 6 वीक्स लगने हैं। तो इसका मतलब है कि 28 वीक्स में अगर इसने ख़त्म होना है लेटेस्ट और इस पर खुद 6 वीक्स लगने हैं, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी 22वें वीक में 22वें वीक पर इस एक्टिविटी को शुरू हो जाना चाहिए, तभी जाके ये 28 वीक्स में ख़त्म हो सकेगी। ठीक है, तो ये 28 में से हम 6 माइनस कर देते हैं, ये 22 बन जाता है। इसी तरह इस एक्टिविटी पे 4 लगने हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसका कर देते हैं 4 माइनस करते हैं 24 बन जाता है। इसमें से हम जो है वो 9 माइनस करते हैं और 19 बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक काम और देखना है, वो ये है कि ये 24 जो था इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम था, ये इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम बन गया। इसमें से 13 निकाले तो ये कितने पे आ गया जी? 11। यानी इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है वो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो 11 है। ठीक है, अब इस एक्टिविटी का क्या करना है? इधर 11 है, ठीक है, यानी इसकी 2 हम पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये भी पीछे की तरफ जा रही है और ये भी पीछे की तरफ जा रही है। तो अब इसका किसके मुताबिक यहाँ पे 22 होना चाहिए, इसके मुताबिक यहाँ पे 11 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम जो छोटे वाली वैल्यू होगी वो लिखेंगे। ठीक है, तो इसके जो लेटेस्ट फिनिश टाइम था वो हमने 11 लिख दिया, खुद इस पे 5 लगने हैं, ये 6 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी देखें कि इससे आगे 2 एक्टिविटीज़ हैं, इसके मुताबिक 19 होना चाहिए था, इसके मुताबिक 11 होना चाहिए था। छोटे वाली वैल्यू हमने लिखी है और उसके बाद इसमें से 6 निकाले, ये 5 हो गया। और अब इधर से 6 है, इधर से 5 है, तो हम 5 को इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम करेंगे। ठीक है, ये हमारे बैकवर्ड पास कर लिया। अब एक अगली बात देखिए कि अब हमने एक और चीज़ कैलकुलेट करनी होती है जिसको हम कहते हैं फ्लॉट या स्लैक। अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी मे बी डिलेड फ्रॉम इट्स अर्ली स्टार्ट विदाउट डिलेइंग द फिनिश ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, स्लैक बेसिकली वो टाइम है जो आप किसी एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं उसके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के मुकाबले से विदाउट प्रोजेक्ट की ओवरऑल ड्यूरेशन बढ़ाए। तो ये बेसिकली कैसे होता है, ये देखें। अब हमने एक चीज़ बनाई है, ये इसका नीचे देख लें कि ये जो हमारे नोड्स हैं उनमें टास्क का नाम लिखा हुआ है, उसकी आईडी है, ये अर्ली फिनिश है, ये अर्ली स्टार्ट है, ये लेटेस्ट फिनिश है, ये लेटेस्ट स्टार्ट है, और स्लैक हमने यहाँ पे लिखना है। ये स्लैक कैलकुलेट कैसे होगा? ये हम स्लैक जो है वो लेटेस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट स्टार्ट के माइनस करके तो बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखें 28 में से 0 28 किया तो 0। ठीक है, इसका जो था अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम था 10 वीक्स और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम था वो 22 वीक्स था। तो 22 में से 10 निकाले, इसका स्लैक टाइम कितना आ गया? 12 वीक्स। अब इसको समझेंगे ये 12 वीक्स क्या है। इस एक्टिविटी ने को अगर 12 वीक्स लेट भी शुरू किया जाए तो भी प्रोजेक्ट अपने टाइम पे ही पूरा हो सकता है। ठीक है, यानी इस एक्टिविटी में हमारे पास ये गुंजाइश है हमारे पास कि अगर हम इस एक्टिविटी को 12 वीक्स डिले भी कर दें तो इससे ओवरऑल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी स्लैक टाइम क्या आ रहा है?
8 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट है वो 19 है और अर्लीस्ट स्टार्ट क्या है? वो 11 है। तो 19 में से 11 निकाले तो 8 बन जाएंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि इस एक्टिविटी में भी हम डिले कर सकते हैं इसके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से। 8 वीक तक भी डिले कर दें तो भी अपना प्रोजेक्ट की ओवरऑल ड्यूरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखें एक स्लैक टाइम मौजूद है। इस एक्टिविटी को हम 1 वीक तक डिले कर सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जबकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आपको देखें कि कोई स्लैक टाइम हमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जी, हमने स्लैक टाइम कैलकुलेट किया। अब मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हमने सबसे पहले अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश टाइम कैलकुलेट किए फॉरवर्ड पास के ज़रिए से। फिर हम उससे उलट आए कि हमने लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट किए कि कोई भी एक्टिविटी लेटेस्ट कब तक शुरू हो सकती है और लेटेस्ट कब तक ख़त्म हो जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कितने से। फिर उसके मुताबिक हमने फ्लॉट और स्लैक जो टाइम थे और फ्लॉट या स्लैक टाइम हमने कैलकुलेट किया। वो हमें नज़र आ रहा है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको अगर हम डिले भी कर दें तो प्रोजेक्ट की ओवरऑल ड्यूरेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्यों है? मसलन इसको इंट्यूटिवली समझ। ये जो आखिरी एक्टिविटी है ना, ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसका क्या है? 28 वीक, यानी ये शुरू ही 28 वीक बाद हो सकती है। 28 वीक से पहले ये आखिरी जो एक्टिविटी है ये तो शुरू ही नहीं हो सकती। ठीक है, हमने इस एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम कैलकुलेट किया था 10 वीक, इस पे खुद लगने हैं 6 वीक। ठीक है, तो अगर हम 10 वीक बाद कर लें तो 16 वीक बाद ये पूरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगली एक्टिविटी तो 28 वीक तक शुरू ही नहीं हो सकती। तो जब हम ये देखते हैं कि अच्छा इसको मतलब हम 10 वीक के बजाय हम इसको 12 वीक्स मज़ीद डिले कर सकते हैं। अगर हम इसको 22 वीक्स में भी जाके शुरू करें तो इस पे तो 6 लगने हैं, तो ये 28 वीक में मुकम्मल हो जाएगी। तो अगली एक्टिविटी जो है वो तो 28 वीक से पहले शुरू ही नहीं होने वाली, लिहाजा इस एक्टिविटी में हम डिले को अफोर्ड कर सकते हैं। इसको टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं कि यहाँ पे फ्लॉट या स्लैक हमारे पास मौजूद है। अब एक इम्पॉर्टेंट है आखिरी चीज, वो है क्या? क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ इज द नेटवर्क पाथ विद नो एक्टिविटी स्लैक एसोसिएटेड। एक ऐसा पाथ जिस पे कोई स्लैक टाइम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें कि ये वाला जो है, इस एक्टिविटी पे भी कोई स्लैक नहीं, इधर भी कोई स्लैक नहीं। ठीक है, यहाँ भी कोई स्लैक नहीं और यहाँ भी कोई स्लैक नहीं। ये जो हमारा पाथ है A C D F और जो H, ये इस पे कोई स्लैक टाइम नहीं मौजूद है, लेकिन जबकि बाकी हर पाथ पर है। मसलन अगर आप इस पे देखें तो इस ये वाला पाथ हम बनाएं, अगर ये वाला, तो इस पे देखें यहाँ भी स्लैक है, यहाँ भी स्लैक है। अगर हम इसके बजाय ये वाला पाथ बनाएं, ठीक है, तो फिर इसमें भी स्लैक मौजूद है। अगर हम यहाँ से आके इधर से जाएं तो इधर भी स्लैक मौजूद है। लेकिन ये जो हमारा था ना, ये वाला पाथ जिसको हम अभी कर रहे हैं, ये इस पे कोई स्लैक टाइम मौजूद नहीं है। अब स्लैक टाइम मौजूद होने की सिग्निफिकेंस क्या है? स्लैक टाइम मौजूद होने की सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये एक्टिविटी ये जो क्रिटिकल पाथ पर मौजूद है, इस एक्टिविटी में से किसी एक्टिविटी में ज़रा सा भी डिले आया तो प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ये क्रिटिकल पाथ है, इसी वजह से ये क्रिटिकल पाथ कहलाता है, क्योंकि इस पे कोई स्लैक टाइम मौजूद ही नहीं है। इसमें कोई एक्टिविटी, इस पाथ में जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं उन पे कोई डिले की ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। अगर किसी एक्टिविटी में, इन एक्टिविटीज़ में से A C D E में
और एफ में कहीं भी अगर हमने डिले किया किसी भी एक्टिविटी पर तो ओवरऑल प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। जबकि बाकी जो पास हैं उन पर हम जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर डिले भी कर सकते हैं। इसको 12 वीक तक डिले कर सकते हैं, इसको 1 तक कर सकते हैं, इसको 8 वीक्स तक डिले कर सकते हैं और प्रोजेक्ट फिर भी 30 वीक्स में पूरा हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल पाथ की सिग्निफिकेंस है। देखें, ये हमें सारा कुछ करने के बाद ये पता चला कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन पर हमने ध्यान रखना है कि वो ठीक टाइम से शुरू हों ताकि हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे ख़त्म हो सके। तो ये इसका जो एनालिसिस था। उसके बाद हमने क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद हमें अब ये बिल्कुल अब इस स्टेज पर आके हमें ये मालूम हो रहा है कि हम अपने प्रोजेक्ट को अगर टाइम पे पूरा करना है तो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल एंड टाइम पे शुरू होनी चाहिए और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन पे हम थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं। अब हम अपनी सारी की सारी प्लानिंग इसके मुताबिक करेंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट अपने टाइम पर पूरा हो सके। ओके, अच्छा ये तो है ना कि हमने लिखा था कि 30 पर, ठीक है, लेकिन हम देखें कि ये सारे के सारे टाइम जो हमने कैलकुलेट किए थे ये भी एक्सपेक्टेड टाइम थे जो हमने मोस्ट पेसिमिस्टिक, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली से कैलकुलेट किए थे। तो इसी वजह से हम अभी भी ये रियलाइज़ करते हैं कि ये तो 30 वीक्स हमने उस तरह से कैलकुलेट किए थे, लेकिन हमें एक्सपेक्टेड टाइम ओवरऑल प्रोजेक्ट का भी कैलकुलेट करना चाहिए। तो इसके लिए भी क्या किया जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक, एक्सपेक्टेड टाइम हर एक्टिविटी का था उसकी हम पहले वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं एक्टिविटी की। वेरिएंस क्या है, b माइनस ए ओवर 6 और रेज टू पावर 2। b क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम, a क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और फिर उसको हम 6 से डिवाइड करके स्क्वायर कर देते हैं। ये वेरिएंस का फार्मूला है प्रोजेक्ट का इस केस में, ठीक है। ये जब हम वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, अब आप ये सोचने के लिए अगर आपने स्टैट्स पढ़ी हुई है तो आप वेरिएंस में कंफ्यूज ना हो, आप फिलहाल यही समझें कि इस जगह वेरिएंस का यही फार्मूला होता है। अब आपने क्या करना है कि प्रोजेक्ट की वेरिएंस जो होती है, वेरिएंस ऑफ एक्टिविटीज ऑन क्रिटिकल पाथ, ओवरऑल ये तो आपने एक एक एक्टिविटी की वेरिएंस कैलकुलेट की है। ओवरऑल प्रोजेक्ट की वेरिएंस उसके क्रिटिकल पाथ में जितनी एक्टिविटीज आती हैं उनकी वेरिएंस का सम टोटल होती है। तो क्रिटिकल पाथ हमारा क्या था, ACDFH। तो अगर हम देखें कि A की वेरिएंस 1.78 है, C की जो है 1 है, D की जो है वो 4 है और F की कितनी है, 0.69 है और H की इतनी है। इन सबको हमने जमा किया तो हमारे पास ओवरऑल प्रोजेक्ट की वेरिएंस आ गई कितनी, 7.72। अब ये तो वेरिएंस है और आपको मालूम है कि वेरिएंस को हमने उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन में जब हमने करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसका वो ले लेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो कि वेरिएंस, ये देखें इसके साथ क्या था, ये स्क्वायर्ड है, ठीक है। तो जब हमने इसकी अंडर रूट ले लिया तो फिर उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद हमारे पास ये इसकी आ गई स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है जी। अब इस स्टैंडर्ड डिविएशन से हम एक जी स्कोर कैलकुलेट करते हैं। जी स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, ड्यू डेट माइनस एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन डिवाइडेड बाय प्रोजेक्ट की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो 32 फर्ज कर लें इसकी ड्यू डेट है और एक्सपेक्टेड डेट हमारी कंप्लीशन की कितनी है, 30 है, वो जो हमने कैलकुलेट की उसको हम डिवाइड करते हैं प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ, तो हमारे पास जवाब आता है 0.72। अब हम इसकी प्रोजेक्ट की ओवरऑल नई ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं और वो कैसे मालूम होती है
कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन प्लस जी इंटू प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हमें पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड ये है कि ये 34.59 वीक्स, इसको हम राउंड करके 35 कर सकते हैं, कि ये इसका ड्यू टाइम है जिसमें ये एक्सपेक्टेड टाइम है जिसमें कर सकती है। लिहाजा हमें इसका ड्यू टाइम भी यही रखना चाहिए, 35 वीक्स ही रखना चाहिए। ओके जी, अब जब हम ये सारा कुछ कर चुके हैं तो हम दो नई टर्म्स से नई टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उनमें से एक PERT है और एक CPM है। PERT जो है वो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक कहलाती है, ये उसका एक्रोनिम है। और ये क्या है, ये इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड नेटवर्क एनालिसिस system generally used in projects where activities and their durations are difficult to define। यानी ये क्या है जी, इवेंट और प्रोबेबिलिटी बेस्ड, जिस तरह से देखें हमने इवेंट्स पहले आइडेंटिफाई किए, उनकी प्रोबेबिलिस्टिकली उन्हें टाइम हमने एस्टिमेट किए, और चूंकि टाइम हमारे एक्टिविटी का ठीक से एग्जैक्टली मालूम नहीं था, तो उसके मुताबिक आप जब ये करते हैं उसकी बुनियाद पर नेटवर्क बना के एनालिसिस करते हैं, तो इसको PERT कहा जाता है। ठीक है जी, ये प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक है। दूसरा क्रिटिकल पाथ मेथड है, a network analysis technique used to determine the amount of scheduling flexibility or amount of float on various logical network paths in project schedule network and to determine the minimum total project duration। ये काम भी अभी हमने पीछे किया है। अच्छा, अब आपने समझना ये है कि PERT और CPM जब शुरू हुई थी तो ये दो अलग चीज़ें थी जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। अब ये दोनों इतना एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं, इतना एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं कि अब हम इसको जब भी कहते हैं तो कहीं आपको PERT CPM ही लिखा हुआ नज़र आता है, कहीं जगह तो आपको ऐसे PERT/CPM लिखा हुआ, PERT या CPM, क्योंकि इसमें दोनों के जो हिस्से थे कि प्रोबेबिलिस्टिकली हम टाइम एस्टिमेट करते हैं और एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, टाइम उनके एस्टिमेट करते हैं, ये काम PERT में होता है। क्रिटिकल पाथ मेथड में क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करते हैं, ओवरऑल ड्यूरेशन मालूम करते हैं, ये दोनों में होता है। ये CPM में होता था। अब ये दोनों चीज़ें हम इकट्ठी यूज़ करते हैं और इतनी इकट्ठी यूज़ करते हैं कि इनके दरमियान डिस्टिंक्शन ख़त्म ही हो गई है। आम तौर पर अब जब भी हम PERT बोलते हैं तो उसमें CPM भी शामिल होता है, CPM बोलते हैं तो उसमें PERT भी शामिल होता है। टेक्निकली अब भी इनमें कई डिफरेंसेस हैं, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस अब हम PERT और CPM को इकट्ठा यूज़ कर करके एक ही चीज़ समझने लग पड़े हैं। तो जो PERT CPM वाली टेक्निक है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहले हम स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस डिटरमिन करते हैं, फिर एक नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, फिर हम हर एक का टाइम रिक्वायर्ड मालूम करते हैं हर एक्टिविटी का, और फिर हम क्रिटिकल पाथ डिटरमिन करते हैं। ये वो सारे के सारे काम हैं जो हमने एक एग्जाम्पल के ज़रिए से पीछे किए हैं। सो अभी जो कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे वो असल में PERT CPM ही था। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी ये डिस्कशन ख़त्म होती है।